शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। मेरे वालिद साहिब खाते पीते खुशहाल घराने से थे। जरी जमीन थी और जाती मकान था। इसके अलावा शहर में एक बड़ा जनरल स्टोर भी था। गरज इतनी आमदनी थी कि हम लोग ऐश उशरत की जिंदगी गुजार रहे थे। वालिद साहिब इकलौते थे, कोई भाई था और न बहन। दादा दादी वफात पा चुके थे। अम्मा ने इनसे पसंद की शादी की थी, इसलिए ननियाल वाले अम्मा से कत ताल्लुक कर चुके थे। करीबी रिश्तेदारों का साथ न होने के बावजूद अम्मा जान खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रही थीं। उन्हें अपने खानदान से अलग हो जाने की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि शौहर की मोहब्बत से दामन मुराद भरा हुआ था। वक्त सदा एक सा नहीं रहता। वालिद साहिब का अचानक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। हम 6 बहन भाई थे। इन दिनों हम सारे कमसिन थे और स्कूल में पढ़ रहे थे। मैं सबसे बड़ी थी और मैट्रिक की तालिबा थी, बाकी छोटी क्लासों में थे। जब मेरी मां पर बेवगी का पहाड़ टूटा तो वो सदमे से निढाल होकर बिस्तर पर पड़ गईं। अब मुझी को घर देखना था और तालीम भी मुकम्मल करनी थी। इन दिनों मेरी उम्र 16 बरस थी, मगर मैं अपनी हम उम्र लड़कियों से ज्यादा बाशऊर थी। मुझको घर के हालात और वालिदा के दुखों का पूरा इदराक था। आम लड़कियों से मुख्तलिफ था। मैं अपनी वालिदा को तसल्ली दिया करती थी कि मां घबराओ नहीं, मैं आपकी बेटी नहीं बेटे जैसी हूं, बस मुझे तालीम मुकम्मल कर लेने दो, फिर सब दुख दूर हो जाएंगे। मां को मेरी तसल्ली से बहुत सुकून मिलता था। दर हकीकत मेरे सवा कोई दूसरा उनको तसल्ली देने वाला था भी नहीं। वो समझने लगी थीं कि वाकई मेरी ये बेटी घर के दुखों का मुदावा बनेगी। मैंने पक्का सोच लिया था कि शादी नहीं करूंगी जब तक मेरे भाई कमाने के लायक ना हो जाएंगे। सिर्फ पेट का दोज़ख ही नहीं भरना था, अपने बहन भाइयों को पढ़ाना भी था। वालिद साहिब के एक मुखलिस दोस्त इस बुरे वक्त में बहुत काम आए। मेरे भाई अभी छोटे थे, वो बाबा का स्टोर नहीं चला सकते थे। अंकल वाहिद ने वो जनरल स्टोर अच्छे दामों हमसे खरीद लिया और रुपया अम्मा के नाम बैंक में डलवा दिया। इस तरह हमारा गुजारा होने लगा। जिस साल बाबा फौत हुए, मैं मैट्रिक का सालाना इम्तिहान ना दे सकी, क्योंकि अम्मा ज़हनी परेशानी का शिकार होकर बीमार पड़ गई थीं। घरेलू मसाइल और अम्मा की देखभाल करने वाला भी कोई ना था। अंकल वाहिद से मैंने ही राब्ता किया, क्योंकि जनरल स्टोर बंद पड़ा था। 1 साल ऐसे ही मसाइल समेटते गुजर गया। जरी जमीन से आमदनी आना बंद हो गई। जमीन पर जो शख्स मुख्तार था वो मालिक बन बैठा, सारी पैदावार खुद रख लेता था। इसका मुकाबला कौन करता? इधर से आमदनी का आसरा भी जाता रहा। साल बाद दोबारा पर्चों की तैयारी करके मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दे दिया। जी चाहता था कि कॉलेज में दाखिला ले लूं, मगर अभी हालात इजाजत ना दे रहे थे। पढ़ाई को बादल नखास्ता मौकूफ करना पड़ा। नाचार मुलाजमत की तलाश करना पड़ी, क्योंकि इतना वक्त नहीं था कि पहले मैं ग्रेजुएशन करूं फिर भाई पढ़े। इस वक्त फौरी तौर पर माशी हालात पर काबू पाने की जरूरत थी। 6 माह तक भाग दौड़ करके देख लिया, भला मैट्रिक पास लड़की को क्या मुलाजमत मिलनी थी। एक सहेली के बाबा से मुलाजमत के लिए कहा तो उन्होंने मशवरा दिया, बेटी ऐसे मुलाजमत ना मिलेगी, तुम्हारी तालीम कम है, पहले FA कर लो और फिर नर्सिंग ट्रेनिंग ले लो, इस तरह तुमको किसी अस्पताल में नौकरी मिल जाएगी। मैंने उनका मशवरा मान लिया, जूं तूं करके FA पास कर लिया। इस दौरान अम्मा की तबीयत संभल चुकी थी और वो घर और बच्चों की देखभाल करने के काबिल हो गई थी। FA के बाद मैंने एक सरकारी अस्पताल में नर्सिंग की क्लास में दाखिला ले लिया, जहां यूनिफॉर्म, रहाइश, खाना और वजीफा भी मिलता था। इस तरह मेरा कोर्स करना सहल हो गया। जिन दिनों में नर्सिंग कोर्स के दूसरे साल में थी, मेरी वाकिफियत एक डॉक्टर से हो गई। इसका नाम यूसुफ था। डॉक्टर यूसुफ इस अस्पताल में नए नए तैनात हुए थे। ये शख्स पेशावर का रहने वाला था और काफी खूबसूरत था। जब इसने मुझसे इल्तिफात बरतना शुरू किया तो वो भी मेरे तसव्वुर में रहने लगा। अब मैं ज्यादा वक्त इसके साथ गुजारने की सही करती। इसकी और मेरी ड्यूटी अरसा तक एक ही वार्ड में रही। वो जब मुझसे बात करता, कहता, ए काश मुझे तुम्हारे जैसी शरीक हयात मिल जाए, तुम बहुत दिलकश हो, मेरा आइडियल हो। इसकी बातें मेरे दिल पर क्यों ना असर करती। मैं एक सीधी सादी और हालात की सताई हुई लड़की थी। मैं अच्छी जिंदगी के ख्वाब देखने लगी। यूसुफ ने मुझे कुछ ऐसे सब्ज बाग दिखाए कि मैं हर दम उसके बारे में सोचने लगी और मेरा दिल नर्सिंग ट्रेनिंग से उचाट हो गया। अम्मा जान से कहा करती थी कि इस वक्त तक शादी न करूंगी जब तक सारे बहन भाई पढ़ लिख कर अच्छे मुस्तकबल तक ना पहुंच जाएं।
कुजा अब अम्मा को कहती कि मैं कोर्स मुकम्मल करना नहीं चाहती, नर्स का पेशा मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं है। अम्मा जान हालात के भंवर में फंस चुकी थीं, फिर मैं उनकी बेटी थी, उनको मेरी खुशियां अजीज थीं। जब अम्मा को बताया कि एक डॉक्टर मुझे पसंद करता है और शादी के लिए इसरार कर रहा है, तो मेरी खुशी की खातिर अम्मा जान मेरी शादी इस डॉक्टर से करने पर रजामंद हो गईं। एक रोज डॉक्टर यूसुफ हमारे घर आए और अम्मा से बात की। कहने लगे कि आपको साफ साफ बताकर फिर रिश्ता तलब करूंगा, आगे आपकी मर्जी, मैं आपको धोखा देना नहीं चाहता, मैं पहले से शादीशुदा हूं और मेरे 2 बच्चे भी हैं। जब वालिदा के सामने इसने ऐसा इंकिशाफ किया तो अम्मा सोच में पड़ गईं। कहा कि सोच कर जवाब दूंगी। अम्मा ने मुझसे कहा कि तुम किस आदमी के चक्कर में पड़ गई हो, वो शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने चली हो। अम्मा की बात ठीक थी। मुझको डॉक्टर यूसुफ की इस बात से बहुत सदमा हुआ कि इसने ये सब कुछ पहले मुझको क्यों ना बताया, बता दिया होता तो कम अज कम मैं अम्मा से तो ना कहती। बहरहाल मैंने शादी से मना कर दिया, लेकिन दुख इस कदर हुआ कि बीमार पड़ गई और नर्सिंग का कोर्स भी अधूरा रह गया। जब यूसुफ को पता चला कि मैं बीमार हूं और नर्सिंग ट्रेनिंग भी छोड़ दी है, तो वो अपने एक दोस्त के साथ मेरी खैरियत मालूम करने आया। इसका दोस्त बहुत खूबरू और नर्म खू था। वो एक बिजनेसमैन था और उसका नाम मोहब्बत खान था। ये लोग थोड़ी देर हमारे घर बैठकर चले गए। एक हफ्ता बाद मोहब्बत खान ने मुझसे राब्ता किया और कहा कि तुम यूसुफ का ख्याल छोड़ दो, वो एक धोखेबाज और झूठा आदमी है, तुम एक अच्छी लड़की हो, अगर चाहो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। तुम मेरे घर जाकर पता कर सकती हो कि मैं गैर शादीशुदा हूं और बहुत अमीर आदमी हूं, तुम ऐश करोगी और तुम्हारे घर वालों की भी मदद करूंगा, मैं तुम लोगों को हालात के भंवर से निकाल लूंगा। अपने लिए नहीं लेकिन अपने घर वालों की खातिर मैंने मोहब्बत खान के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वो दूसरी बार हमारे घर आया। मुझसे छोटी बहन 10वीं की तालबा थी, मुझसे ज्यादा खूबसूरत थी। मैं हालात की सख्तियां सहते हुए मुरझा कर रह गई थी, लेकिन अलीना किसी नौखेज फूल की तरह थी। जब मोहब्बत खान की इस पर नजर पड़ी, वो गहरी नजरों से इसे देखने लगा। मुझे ख्याल आया अगर मोहब्बत खान मेरे बजाय मेरी बहन से शादी कर ले तो अच्छा होगा। इस तरह मैं अपने छोटे बहन भाइयों के लिए जिंदगी वक्फ कर दूंगी, माँ भी मेरे जाने से तन्हा नहीं होगी और छोटी बहन को एक अच्छी जिंदगी मिल जाएगी और वो मोहब्बत खान के जरिए हमारे कुंबे की मदद कर सकेगी। मैंने मोहब्बत खान की तरफ देखा। उसने जैसे मेरे जहन में आए ख्याल को पढ़ लिया। उसने मेरी वालिदा से कहा, अगर अब बड़ी बेटी का रिश्ता नहीं देना चाहती तो फिर छोटी का दे दें। इस पर मैंने फौरन उसकी हाँ में सर हिलाया। वो बोला, इस बार जब मैं आऊंगा घर वालों को साथ लाऊंगा और वो अंगूठी पहना कर जाएंगे। इसके जाने के बाद अम्मा ने मुझको डांटा कि ये तुम क्या करने लगी हो, अभी अलीना की उम्र ही क्या है, तुम्हें शादी करनी है तो कर लो। मैं हाँ कर देती हूं लेकिन अलीना की नहीं करूंगी, इसे मैट्रिक पास तो कर लेने दो। मैंने अम्मा को खूब समझाया, उनको बावर कराया कि मैं मोहब्बत खान से शादी नहीं कर सकती क्योंकि इसको मेरा और डॉक्टर यूसुफ का सिलसिला मालूम है, सारी उम्र उसके जहन से ये बात ना निकलेगी। मुमकिन है शादी के बाद वो मुझको यूसुफ से ताल्लुक के ताने दे और फिर हमारी इज़्दिवाजी जिंदगी बर्बाद हो जाए। अगर वो घर वालों को लाने और अलीना को अपनाने पर राजी है तो आपको क्या एतराज है। अलीना एक बिजनेसमैन अमीर आदमी की बीवी बन जाएगी, वो पर तकल्लुफ जिंदगी गुजारेगी और आपका एक बोझ भी हल्का हो जाएगा। सोचिए जरा, क्या उन हालात में कोई दूसरा अच्छा रिश्ता किसी बेटी के लिए आ सकता है। गरज ऐसी बातें करके अम्मा को राजी किया। वो बेचारी इस मामले में किसी से मशवरा भी ना ले सकती थी। हमारे आसपास कोई दाना हस्ती थी ही नहीं। जब घर में मर्द ना हो और औरतों को ही फैसले करने पड़ी, फिर ऐसे ही फैसले होते हैं। इस हफ्ते मोहब्बत खान 2 ख्वातीन के हमरा आया। उसने उनमें से एक औरत को अपनी वालिदा और दूसरी को बहन बताया। वो लोग मिठाई और अंगूठी भी लाए थे। अलीना के रिश्ते के लिए हाँ करने में अम्मा से ज्यादा मैं पेश थी। गरज के उन्होंने मोहब्बत खान के नाम की अंगूठी अलीना की उंगली में पहना दी और रस्म करके चले गए। शादी के लिए 1 माह की मुद्दत का इसरार किया। जब अम्मा ने उज़्र किया कि अभी तैयारी करनी है, लड़की के लिए चंद जोड़े कपड़े बनाने हैं, उन्होंने कहा कि हरगिज अब किसी किस्म का तकल्लुफ न करेंगी, हम खुद जहेज भी देंगे और जेवर भी दोनों तरफ का हम ही चढ़ाएंगे।
والدہ خوش ہو گئیں کہ شادی کا تمام خرچہ لڑکے والوں نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ جب شادی کی تاریخ مقرر ہوئی تو محبت خان نے بتایا کہ ان کے ایک قریبی عزیز کی موت ہو گئی ہے، لہٰذا شادی نہایت سادگی سے ہو۔ اس طرح وہ 10 اچھے جوڑے کپڑوں کے لائے اور زیورات بھی چڑھائے اور علینا کو نہایت سادگی سے بیاہ کر لے گئے۔ اس سارے معاملے کی خبر یوسف کو نہ تھی۔ محبت خان نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ ہرگز اس کو معلوم نہ ہو، ورنہ وہ یہ شادی نہ ہونے دے گا۔ وہ میرا دوست ہے، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، غریب لوگ جان کر وہ اب لوگوں کی عزت نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی منع کرے گا کہ اتنے غریبوں میں رشتہ داری مت جوڑو، ڈر ہے شادی میں کوئی رخنا نہ ڈال دے۔ ہم نے سادہ دلی سے محبت کی ہر بات کا اعتبار کیا اور میں نے ڈاکٹر یوسف کو کچھ نہ بتایا، بہن کی شادی کو راز میں رکھا۔ یوں بھی میرا دل یوسف سے خفا تھا، ان دنوں اس سے ملاقات بھی نہ کرتی تھی۔ خیر شادی کے بعد ہی محبت خان علینا کو لے کر پشاور چلا گیا۔ وہاں سے علینا نے 3-4 بار فون پر بات کی اور ہم سب کو اطمینان دلایا کہ اب لوگ پرسکون رہے، میں یہاں بہت خوش ہوں۔ واقعی محبت خان بہت امیر آدمی ہے، ہم لوگ بہت جلد ہنی مون کے لیے یورپ جانے والے ہیں۔ ایک ہفتہ بعد علینا نے فون کیا، آج ہم روانہ ہو رہے ہیں ہنی مون کے لیے، اور میں آپ لوگوں کو ایئرپورٹ سے فون کر رہی ہوں۔ وہ دن اور آج کا دن، اس واقعے کو کئی برس گزر چکے ہیں، آج تک علینا کا فون آیا اور نہ اس نے رابطہ کیا، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے۔ جب علینا کے جانے کے بعد 6 ماہ تک اس سے رابطہ نہ ہوا تو میں نے ڈاکٹر یوسف سے رابطہ کیا، تمام احوال بتایا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا تم نے مجھ کو پہلے کیوں نہ بتایا، میں ہرگز تم کو محبت خان سے رشتہ داری نہ جوڑنے دیتا، وہ ہمارے شہر کا آدمی ضرور ہے لیکن وہ ایک اسمگلر تھا، وہ اچھا آدمی نہ تھا، اس نے اس طرح پہلے بھی 2-3 شادیاں کی تھیں، پہلے مجھے معلوم نہ تھا لیکن اب کسی نے بتایا ہے کہ وہ یوں ہی شادیاں کرتا تھا اور پھر ان لڑکیوں کو دوسرے ملکوں میں فروخت کر دیتا تھا۔ یوسف کی زبانی یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، میں مزید تصدیق کی خاطر اس کے پاس چلی گئی۔ اس نے کہا کہ یہ سچ ہے، محبت خان صرف ضرورت کے تحت اس کے پاس آ گیا تھا، وہ اسپتال میں اپنے کسی عزیز کا علاج کرانے آیا تھا، جب میں تمہارے گھر عیادت کو آنے کے لیے تم سے فون پر بات کر رہا تھا وہ پاس موجود تھا، اس نے فون پر بات سنی تھی، اس وقت میرے پاس گاڑی نہ تھی، تبھی اس نے آفر کر دی کہ میں اپنی گاڑی میں لے چلتا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے، اگر جانتا کہ تم سے رشتہ داری ہو جائے گی تو کبھی اس کو تمہارے گھر لے کر نہ آتا۔ یوسف بیچارہ ہمارے لیے بہت دکھی اور پریشان ہوا تھا۔ اس نے محبت خان کا معلوم کرنے کی بھرپور کوشش کی، اماں جان کو ہمراہ لیا اور پشاور لے گیا۔ وہاں سے بس اتنا معلوم ہو سکا کہ وہ اپنے محلے سے نقل مکانی کر گیا ہے، نہ معلوم کہاں چلا گیا ہے۔ اماں علینا کے غم میں رو رو کر اللہ کو پیاری ہوئیں۔ میری بہن ایسی غائب ہوئی کہ پھر اس کا پتہ نہ چلا کہ زندہ بھی ہے کہ مر گئی۔ محبت خان لڑکیاں بیرون ملک جا کر فروخت کرتا تھا، یقیناً اس نے میری بہن کو بھی کسی دور دراز مقام پر فروخت کیا ہوگا، اگر اپنے ملک میں ہوتی تو کسی نہ کسی طور بھی تو رابطہ کرتی۔ اتنی مدت اس معاملے کو گزر چکی ہے کہ ہم پوری طرح مایوس ہو چکے ہیں۔ اماں وفات پا گئی ہیں، چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی ہے، بھائی بھی پڑھ لکھ کر اچھا کما رہے ہیں، وہ اپنی بیویوں بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک میں ہوں کہ جس کو علینا کے غم نے کھا لیا ہے، وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے۔ اگر جانتی کہ محبت خان بردہ فروش ہے تو کبھی اپنی معصوم بہن کو اس کے حوالے نہ کرتی۔ میں نے محبت خان سے علینا کی شادی یہ سوچ کر کرائی تھی کہ وہ امیر آدمی ہے، ہم کو غربت کے بھنور سے نکالنے میں مددگار ثابت ہوگا، شاید میرے بھائیوں کو بزنس کرا دے۔ کیا خبر تھی کہ علینا اس سوچ پر قربان ہو جائے گی۔ سچ ہے برے حالات خدا ہی بدل سکتا ہے، انسانوں کا آسرا ایک سراب ہوتا ہے۔ ناظرین ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔